तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे रजिया के शासनकाल में षड्यंत्रों का फायदा उठाते हुए उसका भाई, छोटा भाई जो था जिसका नाम है बहराम शाह, बहराम शाह कैसे शासक बन जाता है दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है। कब बनता है? 2 सालों का ही शासन रहता है, बहुत छोटा सा शासनकाल है, 1240 से 1242 एडी का। इन 2 सालों के शासनकाल में भी उसके इस सल्तनत या दिल्ली में बहुत ज्यादा षड्यंत्र हुए हैं और इन्हीं षड्यंत्रों में कुछ में तो उसने भी षड्यंत्र की कोशिश करी, दिमाग चलाया, तेज चला, कुछ जगहों पर वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हुआ और कहीं ना कहीं उसको मुंह की खानी पड़ी। फाइनली 2 साल में उसका शासन समाप्त हो जाता है और कैसे उसकी जीवन लीला समाप्त होती है, सारी चीजों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ बने रहिए आप मेरे साथ। शुरुआत से ही स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था रजिया के बारे में कि कैसे रजिया गुंडों में फंस गई और रजिया गुंडों में फंसने के बाद क्या हुआ कि उसको जब अल्तुनिया ने बंदी बना लिया और उसी मौके का फायदा उठा के जो तुर्क अमीर थे या जो उसके पक्ष में नहीं थे रजिया के पक्ष में, उन लोगों ने क्या किया कि रजिया की जगह उसके भाई बहराम को क्या कर दिया, गद्दी पे बिठा दिया। बहराम गद्दी पर तो बैठा लेकिन वो केवल एक शासक बन गया, कठपुतली शासक। आपको मैं बता दूं कि रजिया के समय एक हाकिम हुआ करता था जिसका नाम है एतिगीन। ठीक है, सो एतिगीन ने अल्तुनिया के साथ मिलके ये सारा कांड करा था। ठीक है, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि अल्तुनिया बटिंडा का जो हाकिम था, भाई अल्तुनिया को तो कुछ मिला ही नहीं ना। अब अल्तुनिया इससे परेशान हो जाता है। एतिगीन जो होता है, एतिगीन थोड़ा सा बेकाबू सा व्यक्ति हो जाता है। उस समय रजिया के समय इनका वजीर जो हुआ कर रहा था, जिसको वजीर बनाया था रजिया ने ही, मुहज्जबुद्दीन। ठीक है, ये नाम है मुहज्जबुद्दीन। उस समय वजीर हुआ कर रहा था, रजिया नहीं बनाया था। तो समस्या ये हुई कि जब बहराम शाह को गद्दी पे बिठाला गया, किसके द्वारा? इन लोगों के द्वारा, एतिगीन और अल्तुनिया और इन सारे लोग में। तो बहराम के समय ये व्यक्ति तो केवल उस समय तक क्या था, ये वजीर से भी नीचे पद पे तीसरी पोस्ट होती थी एक अमीर हाकिम की, अमीर याकूब की। तो यहां एतिगीन वो था, लेकिन जैसे ही बहराम बना, बहराम को बना दिया वजीरे मुमालिकात। ठीक है, वजीरे मुमालिकात, यानी ये वजीर से भी ऊपर का पद हो गया। अमीर मुमालिकात भी इसको कहा जाता है। तो ये वजीर से भी ऊपर, मतलब सबसे प्रधान पद हो गया। उसमें कौन हो गया? एतिगीन। वजीर का वजीर बना रहने दिया मुहज्जबुद्दीन को। किसने? बहराम ने। अब समस्या ये हुई कि अल्तुनिया को तो कुछ मिला नहीं था, इसलिए अल्तुनिया बाद में रजिया से मिल जाता है और शादी कर लेता है और अगला शासक बनने की सपने देखता हुआ युद्ध कर देता है बहराम के खिलाफ। लेकिन उस युद्ध में इसकी हार होती है और बचने के लिए जब ये भाग रहे होते हैं रजिया और अल्तुनिया, तो वहीं कुछ डाकू मिलके हत्या कर देते हैं दोनों की। इनकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। इसी समय जब मैं बता रहा हूं आपको कि ये अमीर मुमालिकात बन चुका है एतिगीन, उसको कहीं ना कहीं अभिमान होने लग जाता है। वो एक प्रकार से गलत शासन चालू कर देता है, सारी चीजें, जिसके कारण लोग बाग उससे रुष्ट हो जाते हैं, बाकी के अमीर। अब बाकी के अमीर जब रुष्ट होते हैं तो बहराम, चूंकि कठपुतली शासक रह गया था, तो बहराम को यह लगता है कि ऐसे अगर मैं कठपुतली की तरह बिहेव करता रहूंगा तो फिर मेरे शासन का औचित्य ही क्या मतलब हुआ मेरा? वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन ये डरता भी था। क्यों डरता था? क्योंकि भाई इल्तुतमिश के और भी पुत्र थे, है ना। अगर ये इनकी बात नहीं मानता बहराम, तो इसको हटा के दूसरे किसी को शासन करवा देते। तो ये भी बहराम के लिए बड़ी समस्या का विषय था। उसने कुछ षड्यंत्र करना चालू किया। उसने क्या किया? उसने सोचा कि क्या कर लेते हैं कि हम ये एतिगीन और वजीर दोनों को अगर अपने काबू में कर लेंगे या इन्हें हटा देंगे या इनको खत्म करवा देंगे तो अपना शासन हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में बहराम ने षड्यंत्र करके एतिगीन को मरवा दिया। अच्छा, एतिगीन कहीं ना कहीं उस समय तक अभिमानी शासक हो चुका था या अभिमानी हो गया था, क्योंकि उसकी ही चल रही थी सारी, साल भर लगभग उसने ही शासन किया है ना। तो उसके कारण लोग बाग भी उससे रुष्ट हो गए थे, परेशान हो गए थे। इसका फायदा क्या रहा कि जब एतिगीन को मारा गया तो लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ज्यादा इसके विरोध में नहीं आए। लेकिन हुआ यह था कि बहराम तो दोनों को मारना चाह रहा था, वजीर को भी और अमीर मुमालिकात को भी। तो वजीर बच गया भाई, मुहज्जबुद्दीन। अब मुहज्जबुद्दीन जो बच गया वजीर, उसने ठान ली कि भाई ईंट से ईंट बजा दूंगा,
मतलब क्या है कि बदला तो जरूर लूंगा, बहराम तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अभी स्थिति का फायदा उठाने के लिए उसने सोचा कि कुछ समय रुक के काम किया जाए। ऐसे समय में अगर मैंने डायरेक्ट इसको मार दिया तो अपने को समस्या हो सकती है। तो उसने कुछ समय रुक के षड्यंत्र करने चालू कर दिए। कैसे षड्यंत्र करने चालू किए कि उसने देखा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ दूसरी व्यवस्था होने वाली है। तो एक सेनापति था इनके समय का, किशलू खां। क्या नाम है? किशलू खां। ठीक है। सो किशलू खां सेनापति जो था उसके साथ थोड़ी सी अपनी पकड़ बनाना चालू करी। किशलू खां के साथ साथ इनने क्या करा, इनने अब जो करा, इन्होंने उस समय एक नया व्यक्ति आया, सुंकर, है ना, एक सुंकर करके एक नया हाकिम बन गया था वो व्यक्ति। उस व्यक्ति का थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट यहाँ, जैसे ही ये एतगीन गए उनकी जगह पे ये व्यक्ति थोड़ा सा अपना दबदबा बढ़ाना चाह रहा था, है ना। सेनापति किशलू खां तो था ही। तो उसने क्या करा कि आसपास की जो टेरिटरी है, चाहे वो लाहौर हो या बठिंडा हो, और उन सारे अमीरों को मिलाया या हाकिमों को मिलाया और कोशिश क्या करी कि भाई क्या करे, खुद नेता बन जाए। अच्छा, ये सफल हो भी रहा था, सब हो रहा था। और ये देख कौन रहा है? मुअज्जुद्दीन देख रहा है कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए। मुअज्जुद्दीन को भी ये पता चला। हुआ कुछ ऐसा कि इसी समय जब मौका मिलने की बात, 1241 के आसपास की बात है ये, इसी समय फिर से लाहौर पे मंगोलों ने अटैक कर दिया। वो आप सुनते ही आ रहे हैं, रजिया के समय या उसके पहले मंगोल शासन व्यवस्था या मंगोल लोग आक्रमण कर ही रहे थे, तो मंगोलों ने फिर आक्रमण कर दिया। अब मंगोलों ने आक्रमण करना चालू किया और लाहौर को जीत लिया। तो जब लाहौर को जीता तो बाकी के अमीर सरदार जितने थे वो अब कहीं ना कहीं भयभीत हो गए कि यार ये तो यहाँ आएंगे, दिल्ली आएंगे और हमारी सारी जो शान शौकत है सब खत्म हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर रहा कि अब सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। तो सबको मिलजुल के काम करना था। मिलजुल के काम करने के लिए सब तैयार हो गए, और तैयार हो गए तो बस अब मिलके युद्ध करेंगे ना। लेकिन इसी समय एक और घटना हुई जो मैं अब बता रहा हूं कि भाई सुंकर ने अपना कहीं ना कहीं सिक्का मनवाने के हिसाब से, अपनी साम्राज्य को बड़ा करने के हिसाब से, अपनी बख्त बनाने के लिए बाकी के और कुछ अमीरों को षड्यंत्र में शामिल किया कि क्या करेंगे, अपन बहराम को गद्दी से उतार देंगे। तो बहराम को गद्दी से हटाने के लिए ये षड्यंत्र चालू हो गया। मुअज्जुद्दीन को भी बुलाया गया। किसने बुलाया? उस समय के धार्मिक नेता जो थे सद्रुल उल मुल्क इनका नाम है। क्या है? सद्रुल उल मुल्क। ये धार्मिक नेता थे, सुंकर के साथ ये मिले हुए थे। इनने कहा कि चलो हम बात कर लेते हैं मुअज्जुद्दीन से। तो इन्होंने मुअज्जुद्दीन को बुलाया, मुअज्जुद्दीन आया। लेकिन समस्या ये थी कि मुअज्जुद्दीन सबसे ज्यादा इस व्यक्ति को नापसंद करता था। किसको? सुंकर को। तो उसने स्थिति का फायदा उठाया और क्या किया, उसने एक खत लिख दिया। किसको? राजा को। राजा को ने बहराम आया, रगे हाथों सबको पकड़ा गया, और पकड़ लिया तो इनका समझ में आ गया कि ये षड्यंत्र कर रहे थे। लेकिन चूंकि ये सभी इतने शक्तिशाली उस समय पावरफुल लोग थे कि अभी राजा के पास भी ये नहीं था कि इन्हें मृत्यु दंड दे दे। बस इनने क्या किया, उनकी बस जो जागीरें थी उनको बदल दिया, दूर दूर फैला दिया सबको। ये सारी बीच में फिर बाद में क्या होता है कि सुंकर को मार दिया जाता है। तो सुंकर एक्सपायर हो जाता है लड़ाई झगड़े में, विद्रोह के कारण। अब इसी समय क्या हुआ, मंगोलों का आक्रमण हुआ। तो मंगोलों के आक्रमण के कारण क्या हुआ कि सारे के सारे तुर्क सरदार जो है वो इकट्ठे हो गए मिलजुल के। अब क्या करने वाले थे, वो विद्रोह करना चाह रहे थे या लड़ाई करने वाले थे मंगोलों के खिलाफ। मंगोलों के खिलाफ युद्ध में जा रहे थे। उसका नेतृत्व मुअज्जुद्दीन ही कर रहा था। मुअज्जुद्दीन गया और उसने क्या है, उसने पाया ऐसा कि भाई यहाँ कुछ अपन कर सकते हैं। तो उसको याद आ गया कि इसने तो मरवाने की कोशिश करी थी मेरे को, अभी बहुत अच्छा समय है, इसी समय अपन कुछ करेंगे। तो उसने उसको खबर भिजवाई। किसको? बहराम को, कि भाई ये जितने भी सरदार हैं ये स्वामी भक्ति तो कर ही नहीं सकते। ये तो इधर देख रहा हूं मैं, सबकी सुन रहा हूं कि ये तुमसे बहुत चिड़े हुए हैं, आज नहीं तो कल तुम्हें मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो बस आप एक आदेश दे दो मुझे लिखित में, मैं इन सबका कत्ल करवा दूंगा। अच्छा, राजा को तो पता ही नहीं है कि कंडीशन चल क्या रही है। बहराम को लगा कि यार व्यक्ति हो सकता है कि यार अब इस समय तो नहीं धोखा करेगा, तो वो लिख के पहुंचवा देते हैं कि ठीक है भाई कत्ल कर दो सबका। अब मुइजुद्दीन ने इसका फायदा उठाया और वहां एक सभा करी, और उस सभा में वो पत्र दिखा दिया सबको कि देखो भाई राजा तो ये चाहता कि तुम सबको क्या करना है, कत्ल करवा दो। जितने नेता थे, जितने सरदार थे, वो वहां युद्ध तो जीत गए मंगोलों के खिलाफ, वहां सुरक्षा कर ली। अब जब लौट के आए तो उन्होंने कहा कि इनको क्या करना है, अब नहीं छोड़ेंगे तुझे, दे देना दर।
बहराम को बंदी बनाया गया। 3 महीने तक हालांकि युद्ध चला और युद्ध में हार ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो बहराम को बंदी बना लिया गया और बाद में उसको मार दिया गया। ऐसे ही 2 साल के छोटे से शासन में केवल षड्यंत्र 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 चलता रहा और कुछ तो हुआ नहीं। तो फाइनली बहराम का जीवन लीला समाप्त हो गई। अब जीवन लीला समाप्त होने के बाद किशलू खां जो थे, है ना, किशलू का मलिक हुआ करते थे, उन्होंने सेनापति भी थे और प्रभावशाली व्यक्तित्व भी था, तो उनने खुद को राजा बनाने की पेशकश की कि भैया मैं सेनापति भी हूं और मैं क्या कर लेता हूं, राजा बन जाता हूं। लेकिन समस्या ये थी कि अमीर सरदार भी उसी के पद के हैं, उसी अमीर हैं या उसी हाकिम मतलब जो राज्यपाल है उसी दर्जे के लोग हैं, वो ये नहीं चाहते थे कि इनमें से कोई राजा बने। तो राजा किसको बनाया जाए, जो फैमिली चल रही है उसके हिसाब से। तो अब आप याद करें कि इल्तुतमिश के बाद जो उसका अयोग्य बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज, तो फिरोज और उसकी मां को तो हटा दिया था, बंदी बना दिया था, बाद में एक्सपायर हो गए थे। लेकिन फिरोज का एक लड़का था मसूद, तो मसूद को अलाउद्दीन मसूद शाह के नाम से क्या कर दिया गया, गद्दी पे बिठा दिया गया। और उन्हीं अमीरों ने क्या करा कि अब यहाँ पे प्रभाव तो खुद का बनाना ही है, तो उसके लिए इनके बाकी के 2 बेटे और थे इल्तुतमिश के, एक तो नसीरुद्दीन, दूसरा जो था जलालुद्दीन। तो दोनों को बंदी बना लिया कि अब कोई और खड़ा नहीं होगा, यहाँ पे कोई अपोजिशन के हिसाब से आएगा नहीं कि विरोधी बने और ये सारी, और अपना काम चलता रहो। खुद बड़े अमीरों ने बड़े बड़े पद अपने हाथ में ले लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, यहाँ तो बहराम की लीला खत्म हो गई, अब अगला जो व्यक्ति बनेगा वो कौन है, मसूद शाह, है ना। मसूद शाह जो है अगला शासक बनेगा। हालांकि ये ज्यादा समय तक ये भी नहीं चल पाएगा, 1242 से 1246 तक 4 वर्षों का शासन है। क्या करेगा, कैसे करेगा और यहाँ क्या क्या षड्यंत्र हुए मसूद शाह के समय के षड्यंत्र में हम बात करेंगे अगले ही वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।